कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 7 नवंबर 2025 और हम पिछले 2 दिनों की मतलब 5 और 6 नवंबर की सबसे महत्वपूर्ण कानूनी खबरों पर एक गहरी नजर डालेंगे। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, अलग अलग हाई कोर्ट्स और दूसरे कानूनी मंचों से कई दिलचस्प अपडेट्स हैं। जी हाँ, काफी कुछ हुआ है पिछले 2 दिनों में। तो आज की चर्चा का मिशन यही है कि इन कानूनी डेवलपमेंट्स को आसान भाषा में समझे और जाने कि इनका असली मतलब क्या है, इनका महत्व क्या है। बिल्कुल कोशिश रहेगी कि सारी जरूरी बातें कवर हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। एक बहुत ही अहम निर्देश आया है गिरफ्तारी के आधारों को लेकर। ये काफी महत्वपूर्ण लग रहा है। हाँ, ये वाकई एक बड़ा कदम है। सुप्रीम कोर्ट ने अब ये अहम अनिवार्य कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी कानून के तहत गिरफ्तार करते समय उसे गिरफ्तारी के कारण लिखित में देने होंगे। लिखित में? जी, लिखित में, और वो भी उस भाषा में जो वो व्यक्ति समझता हो। अगर मान लीजिए तुरंत देना संभव ना हो तो कोर्ट ने ये भी साफ किया है, अगर तुरंत देना संभव नहीं है तो भी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से कम 2 घंटे पहले ये लिखित आधार देना ही होगा। 2 घंटे पहले? ये तो बहुत स्पेसिफिक है। हाँ, और सबसे अहम बात, अगर ऐसा नहीं किया गया, मतलब ये लिखित कारण नहीं दिए गए, तो गिरफ्तारी और उसके बाद की रिमांड दोनों को अवैध माना जाएगा। ओह, मतलब पूरी प्रक्रिया ही अवैध हो जाएगी? जी हाँ, ये आर्टिकल 22 के तहत जो संवैधानिक सुरक्षा है उसको और मजबूती देता है। बार एंड बेंच, लाइव लॉ, सब ने इसे कवर किया है। ये तो अभियुक्तों के अधिकारों के लिहाज से वाकई बड़ा कदम है। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट से ही जुड़ा एक और मामला, 2020 के दिल्ली दंगों वाला केस। उमर खालिद, शर्जील इमाम, इनकी जमानत याचिकाओं पर क्या चल रहा है? जी, इस मामले में बचाव पक्ष यानी उमर खालिद, शर्जील इमाम और बाकी सह आरोपी, उनकी तरफ से जमानत के लिए दलीलें पूरी हो गई हैं। अच्छा, अब 11 नवंबर से दिल्ली पुलिस अपनी दलीलें पेश करेगी। ये मामला, जैसा आपने कहा, काफी समय से चल रहा है और यूएपीए के तहत है, तो इस पर सबकी नजरें हैं। हाँ, यूएपीए मामलों में जमानत मिलना वैसे भी आसान नहीं होता। देखते हैं पुलिस की दलीलें क्या रहती हैं। बिल्कुल। एक और मामला है सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल से जुड़ा। ओबीसी वर्गीकरण पर कलकत्ता हाईकोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगी है। जी, पश्चिम बंगाल सरकार ने 77 समुदायों को ओबीसी के तौर पर वर्गीकृत किया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2024 में इस वर्गीकरण को रद्द कर दिया था। हाँ, मुझे याद है, काफी विवाद हुआ था इस पर। बिल्कुल। तो अब पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी इस फैसले के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल कलकत्ता हाई कोर्ट में इस मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। अच्छा, तो मतलब स्टेटस को बना रहेगा अभी? हाँ, फिलहाल के लिए। ये आरक्षण और वर्गीकरण से जुड़ा एक आप कह सकते हैं संवेदनशील मामला है। सही है। अच्छा, एक और क्लैरिफिकेशन आया है सुप्रीम कोर्ट से मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मुआवजे को लेकर। आपने फंक्शनल डिसेबिलिटी की बात की थी शुरू में। जी हाँ, कोर्ट ने साफ किया है कि मुआवजे का निर्धारण सिर्फ शारीरिक विकलांगता के प्रतिशत के आधार पर नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे डॉक्टर लिख देते हैं कि 20% डिसेबिलिटी है, वो काफी नहीं है। नहीं, कोर्ट का कहना है कि मुआवजा कार्यात्मक विकलांगता यानी फंक्शनल डिसेबिलिटी के आधार पर तय होना चाहिए। फंक्शनल डिसेबिलिटी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये देखा जाएगा कि उस चोट ने व्यक्ति की काम करने की क्षमता को, उसकी कमाई करने की क्षमता को असल में कितना प्रभावित किया है। हो सकता है डॉक्टर ने 20% लिखा हो पर उस चोट से किसी की नौकरी ही चली गई हो। हाँ, ये बात तो है। किसी म्यूजिशियन की उंगली में चोट और किसी ऑफिस वर्कर की उंगली में चोट का असर अलग अलग होगा। बिल्कुल सही। तो कोर्ट कह रहा है कि व्यक्ति की उम्र, पेशा, कमाई और चोट का उसकी जिंदगी पर असर देखो, ना कि सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट का प्रतिशत। ये तो पीड़ितों के लिए ज्यादा न्याय संगत लगता है। लॉबीट ने इसे कवर किया है ना? जी। अच्छा, अब एक और मामला, मुस्लिम कानून के तहत संपत्ति के दावों पर मौखिक उपहार या हिबा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है। हाँ, कोर्ट ने कहा है कि मौखिक उपहार यानी हिबा के नाम पर दशकों बाद, मतलब बहुत सालों बाद, संपत्ति का दावा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम कानून के तहत हिबा कैसे काम करता है और इसके लिए क्या जरूरी शर्तें हैं, जैसे कब्जा देना वगैरह। यूं ही कह देने से नहीं होता। मतलब क्लेम करने में देरी नहीं होनी चाहिए। जी, और हिबा की शर्तें भी पूरी होनी चाहिए। लॉबीट में इसकी डिटेल्स हैं। ठीक है। और दिल्ली का वायु प्रदूषण, ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हाँ जी, एक जनहित याचिका PIL दायर हुई है। याचिकाकर्ता, जो खुद एक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, मांग कर रहे हैं कि दिल्ली के वायु प्रदूषण को राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया जाए। राष्ट्रीय आपातकाल क्या है? लॉ चक्रा, ET लीगल वर्ल्ड, कई जगह ये खबर है।
ये तो हर साल की कहानी है दिल्ली में, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल की मांग, ये गंभीर बात है। बिल्कुल, देखना होगा कोर्ट इस पर क्या रुख अपनाता है। और एक आखिरी मामला सुप्रीम कोर्ट से, रेलवे से जुड़ा मुआवजे को लेकर। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रेलवे सिर्फ तकनीकी कारणों के आधार पर किसी यात्री की मृत्यु के लिए मुआवजे से इनकार नहीं कर सकता। तकनीकी कारण मतलब जैसे टिकट या किसी नियम का हवाला देकर? जी, कुछ वैसा ही। कोर्ट का फोकस यात्री सुरक्षा और रेलवे की जिम्मेदारी पर है। सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पर क्लेम खारिज करना सही नहीं है। ये भी यात्री अधिकारों के लिए अहम है। चलिए अब हाई कोर्ट्स की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शाह बानो बेगम की बेटी की याचिका खारिज कर दी। इस पर हमने थोड़ी बात की थी। जी, मामला हक फिल्म की रिलीज रोकने का था। याचिकाकर्ता का दावा था कि यह उनकी मां के जीवन पर आधारित है और बिना अनुमति बनी है, जिससे निजता का हनन हुआ। और कोर्ट ने कहा कि निजता का अधिकार मृत्यु के साथ खत्म हो जाता है। हाँ, कोर्ट ने यही कहा, राइट टू प्राइवेसी व्यक्ति की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है और यह विरासत में नहीं मिलता। साथ ही कोर्ट ने फिल्म को मिले सेंसर सर्टिफिकेट और याचिका में देरी को भी आधार बनाया। लॉ बीट, बार एंड बेंच, सब जगह ये है। ये वाकई एक महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु है। अब दिल्ली हाई कोर्ट, इंडिगो और महिंद्रा का ट्रेडमार्क विवाद, 6E वाला। जी, इंडिगो एयरलाइन का ट्रेडमार्क है 6E। अब महिंद्रा अपनी आने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए 6E चिन्ह इस्तेमाल करना चाहती है। इंडिगो ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि कंफ्यूजन होगा। हाँ, कि लोग सोच सकते हैं कि महिंद्रा की गाड़ी इंडिगो से जुड़ी है या इंडिगो अब ऑटोमोबाइल में आ गई है। इससे उनके ब्रांड की पहचान डाइल्यूट होगी। मध्यस्थता भी फेल हो गई। जी, मध्यस्थता विफल रही। अब मामला दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए है। देखना होगा कोर्ट क्या कहता है, क्योंकि दोनों अलग अलग इंडस्ट्री की कंपनियां हैं। दिलचस्प मामला है ये। अच्छा, गुजरात हाई कोर्ट से खबर है कि आसाराम बापू को जमानत मिल गई है। हाँ, गुजरात हाई कोर्ट ने आसाराम बापू को 6 महीने की जमानत दी है। आधार उनके बिगड़ते स्वास्थ्य को बताया गया है। 6 महीने की जमानत, ठीक है। और दिल्ली में ही DUSU के पूर्व अध्यक्ष को सुरक्षा देने का निर्देश। जी, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है। DUSU के पूर्व अध्यक्ष हैं रौनक खत्री। उन्होंने याचिका दायर की थी कि उन्हें एक गैंगस्टर से जान का खतरा है और सुरक्षा चाहिए। कोर्ट ने पुलिस को इस पर तेजी से कार्रवाई करने को कहा है। सुरक्षा देना पुलिस का काम है। कोर्ट का निर्देश शायद प्रक्रिया तेज करेगा। हाँ, संभवतः। अब बॉम्बे हाई कोर्ट का एक फैसला वोट देने के अधिकार पर, क्या कहा है कोर्ट ने? ये बड़ा दिलचस्प है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ 18 साल का हो जाना अपने आप में वोट देने का अधिकार नहीं देता। मतलब 18 साल का होने पर तो वोट दे सकते हैं ना? नहीं, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अधिकार तब मिलता है जब आपका नाम मतदाता सूची यानी इलेक्टोरल रोल में शामिल हो जाता है। सिर्फ उम्र पूरी होना काफी नहीं है। ये एक 18 साल की छात्रा की याचिका पर फैसला आया जो मुंबई निकाय चुनाव में वोट डालना चाहती थी, पर उसका नाम लिस्ट में जोड़ने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। अच्छा, तो प्रक्रिया पूरी होनी जरूरी है। ये कई युवाओं के लिए जानने वाली बात है। बिल्कुल। इंडिया टुडे, लॉ चक्रा, सबने से रिपोर्ट किया है। अब कर्नाटका हाई कोर्ट, आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एक टिप्पणी, जाकर मर जाओ कहना उकसाना नहीं है। जी, कोर्ट ने यही कहा है कि किसी को गुस्से में या हताशा में जाकर मर जाओ कह देना भारतीय दंड संहिता अब BNS की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता। ये भूमिका या इरादा होना चाहिए जो व्यक्ति को आत्महत्या के लिए मजबूर करे। सिर्फ ये शब्द काफी नहीं है। इसी आधार पर कोर्ट ने पत्नी की आत्महत्या के आरोपी पति को जमानत दे दी। ये व्याख्या काफी विशिष्ट है। इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं ऐसे मामलों में। हाँ, ये बहस का मुद्दा बन सकता है। लॉ चक्रा में इस पर रिपोर्ट है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने वेंडर्स को ब्लैकलिस्ट करने पर भी कुछ कहा है। जी, कोर्ट ने कहा कि वेंडर्स को बिना कोई विशिष्ट कारण बताओ नोटिस दिए सीधे ब्लैकलिस्ट कर देना व्यवसायों के लिए सिविल डेथ जैसा है। सिविल डेथ मतलब उनका व्यवसाय लगभग खत्म हो जाना। कोर्ट ने जोर दिया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन होना चाहिए। वेंडर को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि उसे क्यों ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है। बिना नोटिस के प्रक्रिया गलत है। ये तो सही बात है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत तो हर जगह लागू होना चाहिए। बिल्कुल। केरल हाई कोर्ट से एक खबर है, फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के डॉक्टर लगाने पर रोक। हाँ, कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जिनके पास मान्यता प्राप्त मेडिकल डिग्री जैसे MBBS, BDS आदि नहीं है, वो पेशेवर अपने नाम के आगे डॉक्टर उपसर्ग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी शामिल हैं। अच्छा, तो मतलब अब वो डॉक्टर नहीं लिख पाएंगे अपने नाम के आगे? जी, केरल हाईकोर्ट के अनुसार नहीं। ये फैसला बार एंड बेंच और लाइव लॉ पर है।
ठीक है। और पतंजलि के च्यवनप्राश विज्ञापन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा? डाबर ने याचिका डाली थी शायद। जी, डाबर इंडिया की याचिका थी। पतंजलि का एक विज्ञापन था जिसमें वो अपने च्यवनप्राश को बेहतर बताते हुए शायद दूसरों के उत्पादों को धोखा जैसा कुछ कह रहे थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर सवाल उठाया। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने टिप्पणी की कि पतंजलि अपने उत्पाद को बेशक बेहतर बता सकती है, ये उनका अधिकार है, लेकिन वो दूसरों के उत्पादों को नीचा नहीं दिखा सकती या उन्हें धोखा नहीं कह सकती। विज्ञापन में ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब तुलना करो पर अपमान नहीं। हाँ, कुछ ऐसा ही बार एंड बेंच और इंडिया टुडे ने इसे कवर किया है। चलिए अब कुछ और महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम देख लेते हैं। एक वकील को SC/ST एक्ट के दुरुपयोग के लिए सजा हुई है। जी हाँ, ये एक गंभीर मामला है। एक अदालत ने एक वकील को 12 साल की जेल की सजा सुनाई है। आरोप है कि उन्होंने SC/ST एक्ट का गंभीर दुरुपयोग किया और झूठे मामले दर्ज करवाए। कोर्ट ने इसे न्याय व्यवस्था के साथ धोखा बताया। 12 साल की सजा, ये तो बहुत सख्त है। ये दिखाता है कि कानून का दुरुपयोग कितना गंभीर माना जाता है। बिल्कुल, लॉ चक्रा पर यह खबर है। और NCLAT का मेटा पर फैसला, जिसकी हमने थोड़ी बात की थी, ये डिजिटल एंटी ट्रस्ट के लिए क्यों अहम है? जैसा मैंने कहा, NCLAT ने माना कि डेटा प्राइवेसी और कंपटीशन लॉ ये दोनों अलग अलग होते हुए भी जुड़े हो सकते हैं, और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ये जांच कर सकता है कि क्या कोई बड़ी टेक कंपनी जैसे मेटा अपने दबदबे का फायदा उठाकर यूजर्स के डेटा का इस तरह इस्तेमाल कर रही है जिससे बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा पर असर पड़ रहा है। तो मतलब CCI की शक्तियां कम नहीं होंगी, भले ही डेटा प्राइवेसी का एंगल भी हो। जी, NCLAT का यही मानना है। ये फैसला भारत के डिजिटल मार्केट में कंपटीशन बनाए रखने के लिए एक तरह से CCI को और मजबूती देता है। ET लीगल वर्ल्ड और लाइव लॉ ने इस पर काफी विश्लेषण किया है। ये टेक जगत के लिए जरूर एक अहम डेवलपमेंट है। और क्रिप्टो करेंसी पर मद्रास हाईकोर्ट का फैसला, उसे संपत्ति माना जा सकता है? जी हाँ, मद्रास हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि क्रिप्टो करेंसी को मौजूदा भारतीय कानूनों के तहत प्रॉपर्टी यानी संपत्ति माना जा सकता है। इसका क्या मतलब हुआ प्रैक्टिकली इसका मतलब है कि इसे टैक्स के दायरे में लाना, अगर कोई धोखाधड़ी होती है तो इसे रिकवर करना, दिवालिया प्रक्रिया में इसे शामिल करना या विरासत के मामलों में इसका बंटवारा, इन सब में इसे एक संपत्ति की तरह ट्रीट किया जा सकता है। ये लीगल टेंडर नहीं है पर एक एसेट है। अच्छा, तो ये क्रिप्टो रखने वालों के लिए कुछ स्पष्टता लाता है। हाँ, कुछ हद तक। हालांकि एक राष्ट्रीय स्तर के कानून का इंतजार अभी भी है। ET लीगल वर्ल्ड ने इसे कवर किया है। सही है। अब अंत में भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI BR गवई की कुछ टिप्पणियों पर बात करते हैं। उन्होंने जजों और न्यायपालिका को लेकर कुछ कहा है। जी, CJI गवई ने MNLU मुंबई के स्थायी परिसर के शिलान्यास के मौके पर काफी मुखर होकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका नागरिकों के लिए है और जज अब कोई सामंती प्रभु यानी फ्यूडल लॉर्ड्स नहीं है। सामंती प्रभु काफी कड़ा शब्द है। हाँ, उनका मतलब था कि जजों को स्पेशल ट्रीटमेंट या सुविधाओं की उम्मीद छोड़नी होगी और आम नागरिक की तरह सोचना होगा। उन्होंने अदालतों की नई इमारतों पर होने वाले बेतहाशा खर्च की भी आलोचना की। अच्छा, क्या कहा उन्होंने इमारतों के बारे में? उन्होंने कहा कि ये न्याय के मंदिर हैं, इन्हें 7 स्टार होटल बनाने की जरूरत नहीं है, फिजूल खर्ची बंद होनी चाहिए। उनका इशारा शायद इस तरफ था कि फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा न्याय देने पर होना चाहिए। ये तो बहुत खरी बातें हैं। बिल्कुल। उन्होंने मद्रास बार एसोसिएशन वाले मामले में बार बार स्थगन मांगने पर भी कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि ये कोर्ट के साथ अन्याय है। उनकी ये टिप्पणियां बताती हैं कि वो सिस्टम में सुधार चाहते हैं। ये वाकई अहम है कि CJI खुद ऐसी बातें कह रहे हैं। और एक आखिरी खबर, दिल्ली में वकील हड़ताल पर क्यों हैं? दिल्ली के वकील हड़ताल पर हैं क्योंकि उनका आरोप है कि हरियाणा पुलिस ने एक वकील विक्रम सिंह को हत्या के एक मामले में झूठा फंसाया है। इसी के विरोध में वो काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये वकीलों के विरोध प्रदर्शन का मामला है। जी, लॉ चक्र और लॉ बीट दोनों ने इस रिपोर्ट किया है। तो ये थी पिछले 2 दिनों की कुछ सबसे अहम कानूनी खबरें जिनका हमने कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज के इस अंक में विश्लेषण किया। हाँ, काफी सारे पहलू कवर हुए। अभियुक्तों के अधिकार, मुआवजा, निजता, ट्रेडमार्क, एंटी ट्रस्ट, क्रिप्टो। हमने देखा कि कैसे अदालतें एक तरफ तो व्यक्तिगत अधिकारों जैसे गिरफ्तारी में कारण जानने का हक या मुआवजे में वास्तविक नुकसान को देखने की बात कर रही हैं, और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी और समाज के बदलते सवालों से जूझ रही हैं, जैसे मेटा का डेटा इस्तेमाल या क्रिप्टो करेंसी की कानूनी स्थिति। साथ ही आरक्षण जैसे सामाजिक मुद्दे और न्यायपालिका की अपनी कार्यशैली पर भी मंथन चल रहा है।
आज की चर्चा के बाद मेरे मन में एक विचार आ रहा है। जिस तेजी से समाज बदल रहा है, नई चुनौतियां आ रही हैं, तकनीक बदल रही है, क्या हमारी न्याय प्रणाली, हमारे कानून, व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा और राज्य की शक्तियों या फिर बड़े सार्वजनिक हितों के बीच वो सही संतुलन, वो फाइन बैलेंस बनाए रखने में कामयाब हो पा रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इन हालिया मामलों को देखते हुए लगता है कि ये संतुलन कितना नाजुक भी है और कितना महत्वपूर्ण भी। शायद इस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा। इसी विचार के साथ कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज सुनने के लिए धन्यवाद।